Hello friends, a very welcome to all of you to our YouTube channel नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, ये जनरल मैनेजमेंट मीन्स सामान्य प्रबंधन का लेक्चर 2 है। इसमें हम बात करेंगे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी, लेखांकन की शब्दावली। इस लेक्चर के अंदर हम जो भी अकाउंटिंग की छोटी छोटी टर्म्स है, शब्दावली, वो सारी पढ़ेंगे। और एक बात याद रखा करो, हम सब आपको सिर्फ पढ़ा सकते हैं, सिर्फ पढ़ा सकते हैं। ज़्यादा आपको मोटिवेट कर देंगे कि हाँ बेटा पढ़ा करो, ऐसा होगा ऐसा होगा। जब भूख आपको लगी है ना, तो मेरे खाने से आपकी पेट शांत नहीं होगा। जब आप खुद खाओगे तभी आपका पेट शांत होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर आपने पटवारी पढ़ना है तो आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, आपको डीप स्टडी करनी पड़ेगी। किसी के एक बार पढ़ाने से आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है। जब वही चीज़ आप 2-3 बार पढ़ो तो कंटिन्यूसली पढ़ोगे, रेगुलर पढ़ोगे, तब आपको ज़्यादा समझ में आता है। कोई भी दवाई लो, एक दिन में असर नहीं करती है। धीरे धीरे खाओ या पूरा कोर्स करो तभी फर्क पड़ता है। तो वैसे ही है, आप किसी की भी क्लास देख रहे हो पटवारी की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसका पूरा कंप्लीट वीडियो देखा करो, पूरा कोर्स ख़त्म करो। मतलब जितने मैंने क्लास है, 2, 3, 4, 6 में जो भी क्लास है पूरा ख़त्म करो, तब बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है। तो चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम चलते हैं अपने लेक्चर 2 पे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करो। मेरी वीडियो देखते बहुत लोग हैं बट शेयर बहुत लोग कम करते हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश है, शेयर और लाइक कर दिया करो, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलती है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको डेली रूटीन मैटर में जनरल मैनेजमेंट पटवारी की आपको वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, यही है हमारा हेडिंग। पहले आप देख रहे होगे। तो बेसिकली अगर अकाउंट्स पढ़नी है तो उसकी छोटी छोटी टर्म्स भी हमें पता होनी चाहिए। सबसे पहले टर्म है हमारी बिजनेस ट्रांसैक्शन। अब बिजनेस ट्रांसैक्शन होता क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। देखो, आप कहीं पे गए, आपने कोई चीज़ परचेज की, इट मीन्स आपने बुक्स ही परचेज की, ठीक है ना। मान लो आप, एक ए बॉडी है, एक बी बॉडी है, ठीक है ना। ये शॉप थी, ये आप थे, ठीक है ना। आपने क्या, यहाँ से जाके बुक परचेज की, आपने इसको 100 रुपये की, इसने आपको 100 रुपये की बुक परचेज बेची और आप चले गए। आपके लिए परचेस हो गई, इसके लिए क्या होगी, सेल होगी। देखो दोनों में अलग अलग टर्म होगी ना। आपके लिए क्या है, बुक परचेस है। तो अगर मान लो एग्जांपल है, ये ए कंपनी है और ये बी कंपनी है, ठीक है। दो अलग अलग कंपनी हमेशा याद रखा करो। इसने ये क्या एंट्री करेगा, मैंने रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल बेचा 100 रुपये का। ये ए अपनी किताब में लिखेगा, बी अपनी किताब में क्या लिखेगा कि मैंने कच्चा माल खरीदा 100 रुपये का। मतलब एक के लिए परचेज होगी, दूसरे के लिए सेल होगी। मान लो यही तीसरी चीज तीसरे कस्टमर को बेचता है, उसमें कुछ ऐड करके बेच देता है। मान लो प्रोडक्ट बेचेगा तो ये क्या लिखेगा, वही प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल कच्चा माल लेके आया, उससे उसने क्या बनाया, उससे कुछ प्रोडक्ट बनाया, वो प्रोडक्ट इसने होलसेलर को बेचा। अब इसके लिए क्या होगी, ये सेल होगी, और इसके लिए क्या होगी, वो परचेज होगी। सभी लोग अपनी अपनी किताब में एंट्री करते हैं। जब भी कोई एंट्री 2 या 2 से पार्टी ज्यादा होती है, तो यहाँ लिखा बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, क्या लिखा है, बिटवीन 2 और मोर पार्टीज। अब बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल इवेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज, दैट कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। इट इन्वॉल्व्स क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, व्हाट इज इन्वॉल्व्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड मनी एंड गेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। क्या होगा, देखो मैंने आपको कल भी बताया था कि हमें अकाउंट्स के अंदर एक एक पैसे का हिसाब रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो गेट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व। तो उसे क्या बोलते हैं, देखो आपने किसी से परचेज किया, आप क्या बोलते हो, बिल दे दो। बिल मांगते हो, नहीं मांगते, जो नहीं मांगते गलत बात है, बिल मांगा करो, बहुत जरूरी है। बिल मांगोगे तो पक्की उसकी एंट्री उसे करनी पड़ेगी, क्योंकि वो रसीद जो देता है, रसीद इसलिए बोलता है रिसीप्ट, जिसे हम वोचर बोलते हैं अकाउंट में, वो पक्का लिया करो सभी से। बिजनेस ट्रांसैक्शन,
अब बात करें हम कैपिटल की। कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। कैपिटल क्या बोलते हैं? पूंजी। देखो, जो भी आपने पैसा, आपके पास पैसा था, आपने कोई दुकान खोलनी थी, दुकान खोलने के लिए जो उसे पैसा लगा दिया, उसके अंदर जो खर्च कर दिया, जो आपने इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड, काउंटिंग टर्म में उसे पूंजी बोल दो या कैपिटल बोल दो। क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल इज द क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ एनी बिजनेस टू रन इट्स डेली ऑपरेशन। ये हम इतना टिपिकल लैंग्वेज नहीं यूज करनी। एंड हेल्प्स इन फ्यूचर ग्रोथ। द कैपिटल फॉर बिजनेस कम्स आइदर फ्रॉम ओनर और फ्रॉम द आउटसाइड। देखो क्या हो सकता है, देखो ऐसा होता है ना कि आज डेट में आपने इतनी न्यूज़ सुनी होंगी कि लोग ना बाहर से लोन लेते हैं और पैसा लगा देते हैं, बोले इतना लोन लिया, इतना लोन लिया और बिजनेस में लगा दिया। देखो कैपिटल दो तरीके से हो सकती है, या फिर मैं अपना पैसा बिजनेस में लगा दूं या बाहर से लोन ले लूं, जैसे बैंक से मिलता है, मैंने लोन लिया और बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। दो तरह की। जब हम किसी से देखो लोन हो गया, अब मेरी क्या बन गया, मैं उसका क्रेडिटर बन गया ना, मुझे कल उसको पैसा देना है। क्या देना है? मैंने कल उसको उसका पैसा देना है। तो मेरी उसे, जब मैंने किसी का पैसा देना है तो क्रेडिटर, ठीक है, वो मेरा डेटर। लेनदार देनदार होता है, सुना हो, लेनदार देनदार, दो तरह। ये हो गया कैपिटल, पता लग गया। कैपिटल मतलब कोई टर्म, जब हम कोई पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। अब आता है ड्राइंग। जब जैसे कब मेरा बिजनेस है और मैं ही ओनर हूं और मैं कुछ पैसा अपने पर्सनल पर्पस के लिए बिजनेस से निकाल लेता हूं, कुछ टाइम पीरियड के लिए, मान लो 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, महीने के लिए, जो भी है, ठीक है ना, मैंने अपने बिजनेस से पैसे निकाल लिए। किसके लिए निकाल लिए? पर्सनल यूज के लिए, ठीक है ना। मान लो एग्जांपल है, मेरा बिजनेस में मैंने 1 लाख रुपए लगाया था, 10,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है ना। तो जो ओनर्स कैपिटल टर्म सुना ना, ओनर्स कैपिटल मतलब जो मैंने पूंजी लगाई थी मेरी, जो बिजनेस में लगाई थी, उसमें से लेस हो जाएगा, ठीक है। इट्स गेट डिडक्टेड फ्रॉम द ओनर्स कैपिटल। बस सिंपल से समझने वाली बात है। ड्राइंग्स उस चिड़िया का नाम है जब हम कभी भी बिजनेस से कोई ओनर अपना ही पैसा निकाल ले, मतलब मैंने लगाया बिजनेस से पैसा निकाल लिया, तो उसे क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स मिलते हैं। या एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं मैंने बताई आपको, देखो हमेशा याद रखो कि एक बिजनेस, जैसे मेरा बिजनेस है, ये बी कंपनी मेरी है और मैं उसका ओनर हूं। क्या हूं मैं? ओनर हूं। तो हमेशा याद रखो कि ये ओनर और बिजनेस दोनों अलग अलग चीज हैं। मान लो ये बिजनेस एक तरह का, एक बंदा ही मान लो, आज, ठीक है ना, बंदा ही मान लो, एग्जाम्पल है। अगर मैं इससे पैसा लूंगा तो ये मेरे पे इंटरेस्ट लेगा, अगर मैं इसमें पैसा लगाऊंगा तो मैं भी इंटरेस्ट ले सकता हूं। तभी तो जब आप ड्राइंग लेते हो, बिजनेस से पैसा निकालते हो, तो बिजनेस क्या कहता है? बिजनेस कहता है भैया वो बंदा इस पे भैया मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे। और तभी जब आप पैसा बिजनेस में लगाते हो तो भैया ये भी बोलता है भाई मैंने अपनी कैपिटल लगाई ना, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे। दोनों कंसेप्ट चलते हैं यहां पे, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, बिजनेस अलग चीज है, आप अलग चीज हो, दोनों की डिफरेंट एंटिटी होती है, आप उसे मिक्स नहीं कर सकते। मेरा ही बिजनेस में ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाता है सारे प्रोसीजर पॉलिसीज वगैरह की, अलग चीज होती है, ये प्रिंसिपल है एक तरह के हमारे। अब देखो मैंने आप बताया लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ठीक है। लायबिलिटी मतलब दो तरह बांटा हुआ है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। सिंपल सा बोलते हैं, सिंपल सा, आप ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसकी पेमेंट आपको 12 महीने के अंदर करनी पड़ जाए। नॉन करंट लायबिलिटी जिनकी पेमेंट हम 12 महीने के अंदर नहीं करते। करंट लायबिलिटी आर अमाउंट ड्यू टू क्रेडिटर दैट हैज टू बी पेड बैक विद इन द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। मतलब आपने किसी से पैसा लिया है, उधार पे लिया है, आपने उसको 12 महीने के अंदर पेमेंट करनी है, दैट इज कॉल्ड करंट लायबिलिटी। अगर आपने कोई पैसा ज़्यादा बड़ा लिया हो, जो आपने 12 महीने के अंदर नहीं पेमेंट करनी, 4-5 साल बाद पेमेंट करनी है, उसे क्या कहते हैं? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी आर द लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशन, मतलब लॉन्ग टर्म है, ऑफ अ कंपनी दैट आर नॉट ड्यू फॉर पेमेंट बिफोर अ ईयर, मतलब जिनकी पेमेंट हमने साल से पहले नहीं करनी है, साल के बाद ही होनी है। ये याद रखो, दोनों में डिफरेंस सिर्फ यही है।
तो बेसिकली करंट और नॉन करंट लायबिलिटी में डिफरेंस बस यही है कि करंट लायबिलिटी की पेमेंट हमें विद इन अ ईयर करनी पड़ती है और नॉन करंट लायबिलिटी की हमें पेमेंट आफ्टर अ ईयर या 2 ईयर 3 ईयर के बाद हमने उसकी पेमेंट करनी होती है। अब बात करते हैं एसेट्स की। एसेट्स भी हमें दो तरीके से डिवाइड होते हैं, एक होती है करंट एसेट्स, एक होते हैं नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में वो एसेट्स आते हैं जिनकी जिनकी पेमेंट हमें लिक्विडेट हो जाती है, जिनका पैसा हमें साल के भीतर मिल जाता है। कोई भी चीज़ है हमने खरीदी या बेची, हमने किसी को उधार दिया, मैंने दिया पैसा, तो मुझे साल के अंदर पैसा दे देगा, ठीक है ना। कोई मैंने शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की है जिसका पैसा मुझे साल भर मिल जाएगा। शेयर है, मैंने शेयर कोई लॉन्ग टर्म के लिए रखे हैं, लेकिन शेयर अलग चीज़ आती है, उसके अंदर नहीं आती है, ठीक है ना। ऐसे ही जो पेमेंट हमें विद इन अ ईयर मिल जाए, रिसीव हो जाए, दैट इज कॉल्ड करंट एसेट्स। बट नॉन करंट एसेट्स की बात करें तो ये पेमेंट हमें साल बाद मिलेगी, ठीक है, आफ्टर अ पीरियड ऑफ अ ईयर। देखो यहाँ लिखा ना, नॉन करंट एसेट्स आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है ऑफ अ बिजनेस दैट कैन नॉट बी लिक्विडेट विद इन अ ईयर, जो लिक्विडेट नहीं हो सकती, साल के बाद ही होगी, या साल और टाइम पीरियड लगे, 4 साल 5 साल लग जाए, बट विद इन अ ईयर नहीं हो सकती है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, ठीक है। अब बात करें फिक्स एसेट। फिक्स एसेट्स में दो तरह डिवाइड होती है, एक होती है टेंजिबल, एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल जिसे आप छू सको, क्या कर सकते हो, छू सकते हो, वो होते हैं हमारे टेंजिबल एसेट्स। और जिसे आप छू नहीं सकते हो, जिसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, वो क्या होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट मान लो एग्जांपल है, आपने लैंड ले ली, छू सकते हो, जमीन छू सकते हो, ठीक है ना। प्लांट ले लिया, मशीनरी ली, फ्रिज ले लिया, फर्नीचर ले लिया, दैट ऑल आर कम अंडर द टेंजिबल एसेट्स। आप इनकी है, दे हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, इनकी क्या फिजिकल एग्जिस्टेंस है। बट मान लो एग्जांपल है कोई प्रोडक्ट, ठीक है ना। अब बात इसका छोटा सा एग्जांपल अच्छा देता हूँ। इनटेंजिबल एसेट का बड़ा अच्छा एग्जांपल है, आप देखो नाइकी का शूज लेने जाओ, कितना बोल रहे हैं यार, 15,000 का शूज है, 20,000 का शूज है, कितने महंगे शूज आते हैं, क्यों, भैया उनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज़्यादा। मार्केट वैल्यू किस चीज़ को बोलते हैं, मार्केट वैल्यू उनका नाम बहुत है। जब किसी का नाम है तो उसका प्रोडक्ट भी महंगा होगा, ये सोचने वाली बात है। ऐसे ही बोलते हैं फिक्स एसेट आर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मेड बाय कंपनी डज नॉट। अब देखो ये जो इंटेंजिबल एसेट बनती कैसे, आपको पता ही है कि किसी प्रोडक्ट के ऐड कितने आते हैं, लोगों को पता कैसा होता है, उसका प्रॉफिट क्या होता है, बहुत हाई होता है, झीझी करके ना। तो ऐसी कंपनी, एग्जाम्पल है कि कोई प्रोडक्ट का ऐड कोई फेमस सेलिब्रिटी कर रहा है, तो भैया देखो सेलिब्रिटी कर रहा है तो फ्री में तो कर नहीं रहा होगा, वो भी पैसे लेगा ही लेगा ना। तो उसके करके उसकी मार्केट वैल्यू बनती है, ठीक है ना। आप देखो क्रिकेटर खेलते हैं, बैट पे लोगो लगा होता है, ब्रांड का नेम लिखा होता है, तो क्या बोलता है, उस प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, इसका बल्ला ये यूज़ कर रहा है, तो एक तरीके ना मार्केट वैल्यू बन रही होती है उससे। अब आपको पता है ये प्रोडक्ट अगर ये सेलिब्रिटी यूज़ कर रहा है, इट मीन्स इसकी क्या है, कुछ तो वैल्यू होगी। तो जो चीज़ वही बोलते हैं, एक दो टीचर पढ़ा रहे हैं, एक टीचर ले रहा है लाख रुपए पढ़ाने के, एक टीचर ले रहा है 20,000 पढ़ाने, तो कुछ तो डिफरेंस होगा, इसे बोलते हैं गुडविल। कुछ तो किसी की इमेज है, किसी प्रोडक्ट की इमेज है ना, दैट इज कॉल्ड गुडविल। तो गुडविल की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस तो होती नहीं है, ठीक है। तो वैसे ही बोलते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल को आप छू सकते हो, इनटेंजिबल को आप छू नहीं सकते हो। आगे चलें, देखो अब होते हैं एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब देखो कोई भी आप कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या बोलते हैं, हम ये तब कहते हैं द बिजनेस इनकर कैपिटल एक्सपेंडिचर टू एक्वायर एसेट, एसेट एक्वायर करने के लिए फॉर अ लॉन्ग टर्म इनकम जनरेशन। आपने कोई भी एसेट एक्वायर की, प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, अब उस प्लांट एंड मशीनरी का प्रोडक्ट बनाओगे, ठीक है ना। अब उस प्रोडक्ट बनेंगे तो उससे आपकी क्या होगी, इनकम जनरेट होगी, क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। वैसे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो होते हैं, जो हम डे टू डे, अब मान लो आपको खर्चा चाहिए होता है ना, डेली घर से बाहर निकलोगे, कुछ तो खर्चा करोगे डे टू डे रूटीन को। ऐसे बिजनेस को चलाने के लिए, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपको पता लग गया, कैपिटल मीन्स लॉन्ग टर्म, ज़्यादा पैसा खर्च करना है कैपिटल, आपने कोई एसेट खरीदनी है, एक्वायर एसेट करनी है, प्लांट एंड मशीनरी। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डे टू डे ऑपरेशंस के लिए जो आपको पैसा चाहिए होता है रोजाना के लिए, दैट इज कॉल्ड
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बहुत ही अच्छी टर्म है ये एक्सपेंसेस। देखो आप अपने घर में, घर की पहले बात करते हैं क्योंकि घर से फिर रिलेट करते हैं बिजनेस में। आप अपने घर में क्या कोशिश करते हो कि कम से कम एक्सपेंस हो। जब कम से कम एक्सपेंस होगा तो आपकी सेविंग्स क्या होंगी, उतनी बढ़ेंगी, और सेविंग को आप बैंक में सेव करोगे तो वहाँ से क्या खाओगे, इंटरेस्ट खाओगे। यही करते हैं, ऐसा ही होता है। ऐसे ही क्या बिजनेस भी ऐसा ही करता है। वो कीप आई ऑन द एक्सपेंसेस कि एक्सपेंसेस हो क्या रहे, कोई मतलब फिजूल खर्चा नहीं होना चाहिए। उससे क्या होते हैं, प्रॉफिट्स कम होते हैं। याद रखो क्या होंगे, प्रॉफिट्स कम होंगे। अगर अननेसेसरी पैसा खर्च करेंगे, जहाँ खर्च करने की जरूरत भी नहीं वहाँ भी खर्च करेंगे तो उससे क्या होगा, प्रॉफिट्स हमारे कम होंगे। तो हमेशा जो ओनर होता है वो क्या होता है, आई रखता है, ठीक है ना, कि पैसे फालतू खर्चा नहीं होना चाहिए। अगर फालतू खर्चा नहीं होगा तो उससे क्या प्रॉफिट जनरेट होंगे, तो आप लॉन्ग टर्म में क्या होगा, अपना एक्सपेंशन कर सकते हो और बिजनेस की ग्रोथ हो सकती है। देखो आपका सब कुछ डिपेंड करता है प्रॉफिट्स पे। जितनी कंपनियां चल रही है, अगर प्रॉफिट अच्छा कमा रहे हो तो ही आप ग्रोथ कर सकते हो, अदरवाइज आप ज़्यादा दिन मार्केट के अंदर सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज आज डेट में कंपटीशन बहुत है। जितना आपका प्रोडक्ट चीपर रहेगा उतना आपको प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा। तो यहाँ पे यही बोला है, एक्सपेंसेस इन अकाउंटिंग रेफर्स टू द कॉस्ट इनकर और मनी द बिजनेस ओनर स्पेंड टू जनरेट रेवेन्यू। वो एक्सपेंस सिर्फ उन्हीं चीज़ों पे करता है कि जिससे उसे रेवेन्यू जनरेट हो पाए, ठीक है ना। अब बिजनेस मस्ट कीप इट्स एक्सपेंसेस अंडर कंट्रोल टू जनरेट प्रॉफिट बोथ इन शॉर्ट और लॉन्ग, चाहे शॉर्ट में या लॉन्ग में, ठीक है। अब ये तो बहुत अच्छी टर्म है, सभी को पता होगा, इनकम। देखो इनकम एक तरह का रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू कब आएगा, जब आप अपना प्रोडक्ट बेचोगे, सेल करोगे। अब देखो आज डेट में गुड्स भी बिकते हैं और सर्विसेज बिकते हैं। आप जो मर्जी बेच तो रहे हो गुड्स और सर्विसेज। अब LIC की सर्विसेज बिकती हैं, गुड्स है, प्रोडक्ट बेचते हैं। तो आप कुछ भी बेच रहे हो, आपके पास आना क्या, जो रेवेन्यू आनी चाहिए। अगर रेवेन्यू नहीं आएगी तो क्या होगा, आप ज़्यादा दिन किसी मार्केट में सर्वाइव नहीं करोगे। अल्टीमेट क्या होगा, आप बिजनेस को शट डाउन करके बंद करके चले जाओगे। आपने देखा होगा, नहीं भैया तनख्वाह कहाँ से देंगे। आप कोई बिजनेस खोलोगे तो क्या कहोगे, भैया प्रॉफिट आना चाहिए तभी तो मैं आगे। तो फिर ये देखो, इनकम इज द रेवेन्यू दैट अ बिजनेस अर्न फ्रॉम द सेल ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज। इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल एंड ग्रोथ फॉर एनी एंटरप्राइज। द फेलियर टू जनरेट रेवेन्यू कैन लीड टू द शट डाउन ऑफ द बिजनेस। जिसको समझ आ गया, वेरी गुड। आगे चले, प्रॉफिट, ये तो आपको पता ही है, एक्सपेंसेस माइनस इनकम इक्वल टू प्रॉफिट, या फिर सॉरी इनकम। देखो इनकम ज़्यादा होगी, देखो इसमें भी कंसेप्ट है। देखो अगर इनकम आपकी ज़्यादा है, उसमें से मैं एक्सपेंस लेस कर दूं, क्या कर दूं, तो मेरे पास क्या आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है ना। अगर मेरे एक्सपेंसेस ज़्यादा है और इनकम क्या है, कम है, तो मेरे को क्या होगा, लॉस। ठीक है ना, बात समझ आ गई, क्लियर होगी आप लोगों के लिए। तो आप सभी को प्रॉफिट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं गेन का। पहले हम सिर्फ देखो यहाँ दूसरा बार लॉस पढ़ लेते फिर गेन पे आएंगे। वैसे ही जैसे मैंने आपको बात की, यहाँ पे देखो नीचे लिखा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। देखो प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंस, और यहाँ पे नीचे लिखा होगा, पढ़ लेते हैं, यहाँ पे लिखा होगा, नहीं लिखा कोई बात नहीं, आपको मैंने बता दिया वही है। यहाँ पे बस इंटरचेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं और रेवेन्यू कम है, रेवेन्यू मीन्स इनकम, इनकम अगर कम है तो हमें लॉस ही होना है। एग्जाम्पल, हमारे खर्चे ही बहुत हैं भैया, क्या करें, फिर तो लॉस ही होना है। अगर हमारे खर्चे कम है, भैया देखो अगर आप घर में खर्चा कम करोगे तो बाहर से लोन नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर खर्चा ज़्यादा करोगे तो फिर तो लोन लेना पड़ेगा। तो प्रॉफिट और लॉस आपको समझ आ गया। अब आपने अभी तक पढ़ा होगा गेन। सबको लग रहा है कि प्रॉफिट और गेन बोथ आर सेम टर्म, क्या डिफरेंस है। नहीं बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस है इनमें भी। पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, अ गेन इन इंक्रीज इन द टोटल वैल्यू ऑफ एसेट। मतलब कि आपकी जो एसेट आपने खरीदी थी 10 रुपए की, 15 रुपए की, 20 रुपए की, उसकी आज की मार्केट वैल्यू कितनी, 100 रुपए है मान लो। क्या हुआ आपका करंट प्राइस से, देखो इट्स टेक प्लेस व्हेन द करंट प्राइस ऑफ एन एसेट एक्सीड, मतलब जो मेरी आज की वैल्यू है मेरी ओरिजिनल वैल्यू से क्या है, वो ज्यादा है। मतलब करंट प्राइस ऑफ द
मतलब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जो करंट प्राइस है एसेट्स की वो क्या है, ज़्यादा है जो मैंने जब खरीदी थी, इसे बोलते हैं गेन। एक्चुअल मायने में ये गेन है। इट कैन अकर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजफुल लाइफ ऑन अ एसेट, कभी भी हो सकता है, जरूरी नहीं, ठीक है ना। तो गेन का अगर डेफिनेशन आ जाए मींस, इसका एक्चुअल मींस है कि राइज इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट, ठीक है, टोटल वैल्यू एसेट बढ़ जानी है, मतलब जो करंट प्राइस थी, करंट प्राइस उसकी ओरिजिनल प्राइस से ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड गेन। आया समझ में। अब ये तो बेसिक कंसेप्ट है, आपको पता ही लग गया होगा। चलते हैं तो परचेस। अब परचेस आपको पता ही है, परचेस के अंदर कोई चीज खरीदनी है भैया, परचेस इन द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एन आइटम आइदर यूज और प्रोडक्ट सेल। आप कोई भी रॉ मटेरियल आप रॉ मटेरियल आप कहीं से खरीद के लेकर आए हो, आपने उसके प्रोडक्ट बनाना है या फिर आगे सेल करना है, वो आपकी मर्जी है। परचेस मतलब ये होता है। सेल मतलब, सेल यहाँ पे क्या कह दिया, सेल यहाँ पे कह दिया एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वही होती है, ठीक है, वेयर है बिजनेस एक्सचेंज गुड्स और सर्विसेज विद अनदर एंटिटी फॉर अ मनी। बस कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी प्रॉफिट मोटिव की जाती है, दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। यहाँ पे कोई भी हमने मतलब एक्सचेंज किए गुड्स को, किसका, हमारा बेसिक मोटो क्या है यहाँ पे, मनी है, बस हमने जो चीज बेच दी दैट इज सेल। अब आते हैं गुड्स। अब हम आगे गुड्स के ऊपर। अब गुड्स में क्या है, गुड्स आर द आइटम दैट कंपनी मैन्युफैक्चर टू सेल टू अनदर एंटिटी। मतलब हमने गुड्स, गुड्स एक तरह का प्रोडक्ट है, कोई भी जितने प्रोडक्ट है हम सबको गुड्स बोल लेते हैं, ठीक है। वो हमने क्या होना है, बनाए, ठीक है ना, और आगे हमने बेच दिए किसी को, ठीक है ना। बस फॉर, ये भी यहाँ पे मोटो है, एक्सचेंज मोटो है, बस किस लिए, मनी के वास्ते, और कोई है। सारा अकाउंटिंग पैसे के पीछे ही आपको पता है। गुड्स आर द आइटम दैट अ कंपनी मैन्युफैक्चर टू सेल अनदर एंटिटी। एक ने खरीदा, दूसरे को बेचा, दूसरे ने खरीदा, तीसरे बेचा। अल्टीमेट कौन है भैया, हम ही लोग हैं, खाएंगे पिएंगे, कंज्यूमर, ठीक है। एंटिटी एक्सचेंज ऑफ मनी, और हर स्टेप पे आगे क्या होता है, मनी एक्सचेंज होती है। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन बाय गुड्स इट्स नोन, जब ऑर्गेनाइजेशन खरीदता है तो परचेस ऑर्गेनाइजेशन सेल करता है, नोन एज सेल। तो देखो मैंने आपको यहाँ बताया, सबसे गुड्स बता दिया। देखो गुड्स में मैंने क्या बताया, जो सामान आपने खरीदा उसे खरीद के में, जो बेचा उसके बेचने के रूप में आप एंटर करते हो, परचेस एंड सेल। मतलब ऐसा भी तो कुछ होता होगा भैया, कुछ तो माल रह ही जाता होगा एंड में, क्लोजिंग स्टॉक कुछ तो रह जाता होगा एंड में, कुछ तो बचेगा। ऐसा तो नहीं बहुत ही कैसा कम है कि सारा माल ही बिक जाएगा। मान लो जब कोई फाइनेंशियल ईयर होता है, देखो एक होता है अकाउंटिंग ईयर, यहाँ कहीं लिखा नहीं, अकाउंटिंग ईयर में बता दूं 12 महीने का होता है। 12 महीने के अकॉर्डिंग हमारे अकाउंट्स बनते हैं, उसके बाद बंद हो जाते हैं। जैसे हम एक साल पढ़ते हैं ना, फिर अगली क्लास में प्रमोट हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर क्या अकाउंटिंग ईयर होता है, दैट इज पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के बाद बुक्स अपने आप बंद होती है, जो भी बचता है वो हम ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस होता है वो नई बुक में हम एंटर कर लेते हैं। मान लो कैश मेरे पास 10,000 रह गया तो वो अगले साल एंटर हो जाएगा, वैसे ही फिर कंटिन्यू करते हैं। ऐसे ही हमारे पास एंड में गुड्स रह जाते हैं, एंड में जो नहीं बिके होंगे, जो नहीं बिके होंगे उनको हम स्टॉक बोल देते हैं। जो एंड में रह जाता है हमारे पास, जो नहीं बिका हुआ माल होता है उसे क्या बोलते हैं हम, स्टॉक। अब आते हैं डेटर पे। डेटर कौन होता है भैया, भैया आपने किसी को पैसे दिए, नहीं भैया मैं तो देता ही नहीं किसी को, नहीं फिर भी आपने किसी को दिए हो, ऐसे ही होता है। आपसे कोई मांग के ले गया पैसे, दैट इज कॉल्ड, आपने उससे पैसे लेने हैं, आप लेनदार हो। क्या हो यहाँ पे, लेनदार हो, ठीक है ना। अ डेटर इज एन इंडिविजुअल और एंटिटी दैट ओस मनी टू अ बिजनेस। आपने पैसे दिए हैं बिजनेस को, बिजनेस में लगाए हैं मतलब, ठीक है ना। तो बिजनेस कंपनी ट्रीट एज एन एसेट बिकॉज दे विल गेट मनी फ्रॉम देम इन नियर इन डिस्टेंस फ्यूचर। मतलब बिजनेस ने आपको पैसे दिए, ओस बिजनेस टू बिजनेस, ओज मनी टू बिजनेस, ठीक है ना। तो आपको क्या, अब हमें क्या, मेरा बिजनेस है, मैंने आपको पैसे दिए वहां से, तो मेरे को आस है कि आपसे लेने की, दैट इज कॉल्ड डेटर। जब आपने पैसे किसी से लेने हो, सिंपल सा कंसेप्ट, बाकी सब भूल जाओ, सिंपल सा ये याद रखो, अगर आपने पैसे किसी से लेने हो दैट इज कॉल्ड डेटर। अगर आपने किसी को देने हो, मान लो एग्जांपल है क्रेडिट कार्ड लिया है आपने, सभी को पता होगा कंसेप्ट आपको, तो आप किसी के क्रेडिटर हो, होते ना क्रेडिटर, तो बस दे दो। जैसे डेबिट कार्ड, बैंक ने आपके पैसे देने हैं, डेबिट होता है ना,
डेटर हो ना, बैंक देनदार है ना आपका, भैया देगा क्यों नहीं देगा भैया, बैंक क्रेडिटर, हम डेटर है, हम लेने वाले हैं भैया, तभी डेबिट कार्ड हमारे पास। जब बैंक क्रेडिट करती तो हम क्रेडिट कार्ड होते हैं। सिंपल देख लो, डेबिट है मीन्स आपके अकाउंट में पैसे हैं, क्रेडिट है नहीं है, उधारी पे माल चल रहा है। तो ऐसा ही होता है, जब कंपनी ने किसी से पैसे लेने हो दैट इज डेटर, जब कंपनी ने किसी के पैसे देने हो दैट इज कॉल्ड क्रेडिटर। अब देखो, अब हम इतनी सारी डीलिंग्स करते हैं, बहुत सारी डीलिंग होती है बिजनेस के अंदर, माल आता है जाता है, खरीदते हैं बेचते हैं, कुछ वापस आ जाता है, चलता रहता है। लेकिन ऐसे कैसे, हम क्या बोलने पे चलता है? नहीं, हर एक का एक रिसिप्ट होती है, वोचर्स होते हैं। वो वोचर एक के साथ फाइलें बनती थी, मोटी मोटी फाइलें क्यों बनती, किस बात की बनती भैया? इसी बात की बनती हैं। एक एक, मैंने क्या बोला, एक एक पैसे का हिसाब रखा जाता है। अगर आपको ऑडिटर ने पूछ लिया भैया इसका दिखाओ, आपने 10 लाख भाई क्या खरीदा है, बोला मेरे पास वोचर नहीं है, तो वो काटा मार देगा, वो आपके प्रॉफिट में ऐड कर देगा 10 लाख उठा के, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा तो आपका टैक्स बढ़ जाएगा। इसलिए अकाउंट्स वाले एक एक वोचर को संभाल के रखते हैं, क्योंकि वो सपोर्टिंग एविडेंस होता है। वही चीख चीख के बोल रहा था भैया 10 लाख तूने यहाँ खरीदे हैं, यहाँ खर्च किए, सॉरी, ठीक है ना, तो पता होना चाहिए, उसका एक सपोर्टिंग एविडेंस होता है उनके पास। अब वोचर इज द इंटरनल डॉक्यूमेंट्स दैट कंपनी यूजेस एज एन सपोर्टिंग एविडेंस फॉर अकाउंटिंग एंट्रीज। बिजनेस शीट इज एज अ, आगे बढ़ते हैं, treated as a redeemable transaction bond. It has been monetary value and is helpful in specific cases. भैया बहुत सारे केसेस में बहुत हेल्प करते हैं वोचर बिना। अगर आपका कोई वोचर नहीं है, मिसप्लेस हो जाए, अगर ऑडिटर ने पूछ लिया तो बहुत ही आपको सीरियस प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है अगर ऑडिटर में फंसे तो। फिर आता है डिस्काउंट। दो तरह के डिस्काउंट है, एक ट्रेड डिस्काउंट है, एक कैश डिस्काउंट है। अभी हम बात कर रहे थे डिस्काउंट की। तो ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, देखो यहाँ पे पता लग गया आप तो ट्रेड कर रहे हैं और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैश कर रहे हैं। पहले कैश डिस्काउंट समझ लेते हैं, वो इजी है। देखो दो चीज़ में, कैश डिस्काउंट को हम बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इट्स गेट रिकॉर्डिंग इन द अकाउंटिंग बुक्स, ठीक है ना। इट इज अ डिस्काउंट दैट सेलर कैन ऑफर टू द बायर एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ रिड्यूसिंग द इनवॉइस प्राइस ऑफ एन आइटम। इट हेल्प्स इंश्योर टाइमली पेमेंट। मतलब आप कोई कैश में पेमेंट कर रहे हो, बोला अगर आप कैश में देते हो तो हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। मतलब जो इनवॉइस प्राइस थी आपकी 10,000 थी, मतलब उसने 200 रुपये कम कर दिया, कैश दे रहे हो तो इनवॉइस प्राइस से कम करके अगर वो चीज़ दे रहा कैश पेमेंट करने पे, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। इसे बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। बट दूसरी बात करें ट्रेड डिस्काउंट, ये बेसिकली ट्रेड करने के लिए यूज़ करते हैं मैन्युफैक्चरर्स, होलसेलर, डीलर्स। उससे क्या होता है भैया, वो ज़्यादा आपसे आइटम खरीदे और इसे हम बुक्स में नहीं रिकॉर्ड करते। इट डज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, ये याद रखना। इट डज नॉट गेट रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग बुक्स, यहाँ पे लिखा है। और इट हेल्प्स टू इंक्रीज द सेल ऑफ द प्रोडक्ट। मैंने आपको बोला ये क्यों होता है कि हमारी ज़्यादा सेल हो यहाँ पे। ट्रेड डिस्काउंट इज इन अ डिस्काउंट दैट सेलर कैन ऑफर। सेलर ऑफर करता है किसको, बायर को, बाय रिड्यूसिंग द प्राइस ऑफ एन आइटम। अपने आइटम मतलब जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू कम करके वो बताता है। तो अगर आप इतने प्रोडक्ट खरीदो तो मैं आपको इतना डिस्काउंट। आप भी जानते होगे जब ट्रेड करने जाते हो किसी से, आप होलसेलर, डीलर, मैन्युफैक्चरर से खरीदते हो, जब ज़्यादा नंबर ऑफ क्वांटिटी खरीदते हो तो खुद ही अपनी वैल्यू कम करके बताता है ताकि उसकी सेल क्या इंक्रीज हो। इट डज नॉट गेट रिकॉर्डेड इन अकाउंट। लेकिन जब कैश में आप कोई डील कर रहे हो, कोई पेमेंट ज़्यादा आप डील कर रहे हो तो आप बोलते हो आप इतनी पेमेंट कर दो कैश में तो मैं आपको कैश डिस्काउंट देता हूँ, दैट इज कॉल्ड एड। और ये बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होता। तो दोस्तों आज हमने अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी पढ़ी जो इम्पोर्टेंट थी, जो बेसिक थी, जो आपको पता होना चाहिए कि ये इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो आपको काम आएंगी। आप आगे आगे जैसे जैसे सिलेबस हम करेंगे वैसे वैसे आपको ये काम आएंगे और बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। फिर आपको कोई पूछेगा नहीं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब क्या था, कैपिटल मतलब, अगर मैं बोलूँगा तो आप इजीली समझ जाओगे। तो ये 20 ट्रांजैक्शन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने समझ ली, अगर इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दिया करो और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर कर दिया करो ताकि हमें पता लगे कि हमारी वीडियो ज़्यादा शेयर हो रही।
तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है और काम करने दिल करता है। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और जाते जाते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। और हम आपके लिए रेगुलर ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। अभी ये दूसरा लेक्चर था, इसके बाद तीसरा चौथा, मैंने आपको बोला है कि मैं सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। अगर आपको लगता है कि 2 वीडियो मैंने बनाई हैं, एक तो इसमें मैंने क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज डाली है, एक मैंने टॉपिक कवर किया, आपको जो चॉइस अच्छी लगती है कि आपको मतलब टॉपिक वाइज चाहिए कि ऐसे चाहिए, आपको जो पसंद है मुझे बता देना कि क्वेश्चन आंसर करके पढ़ाया करो सर, उसमें काफ़ी कुछ चीज़ें कवर होती है, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी हो जाते हैं। अगर आप बोलोगे कि ऐसे पढ़ाना है तो हम आपको ऐसे भी पढ़ा देंगे, इसमें ये चीज़ भी डिफरेंट कवर हो जाएंगी, डिफरेंट टॉपिक आते रहेंगे, टॉपिक वाइज चलेंगे, उसमें हम क्वेश्चन आंसर वाइज चलेंगे, जिसको जो भी आपको ठीक लगेगा हम उसके अकॉर्डिंग सिलेबस को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।